देखो रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट में ना कुछ कैटेगरीज दी हैं। रिसिप्ट हमारे लिए रेवेन्यू होता है, मतलब हमें जो क्या मिल रहा है, कुछ मिलता है तो हम उसे रिसीट कहते हैं, ठीक है। रिसीट वो होता है जब हमें कोई चीज़ मिल रही है, उसे रिसीट कहा जाता है। रिसीट की कैटेगरी दो है, पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। पहला कौन सा होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे देखो रेवेन्यू स्मॉल अमाउंट का होता है ज़्यादातर, और जो कैपिटल होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जब हम कोई भी सेल करते हैं, गुड्स और सर्विसेज देते हैं, तो जो उस पर हमें मिलता है वो हमारा रेवेन्यू रिसीट होता है, ठीक है। जब भी कोई भी गुड्स बोल रही हूँ मैं, ना कि मशीनरी या फिर कोई लैंड, इन सब चीज़ों को बेचने पे जो पैसे मिलते हैं उसकी बात नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात कर रही हूँ। जो गुड्स हम बेचने पे, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, कि हाँ हर दिन हमें ये चीज़ बेचनी है, हमारा उसमें काम ही वही है कि उसको बेचना और ख़रीदना हमारा काम है। तो जो वो गुड्स हम सेल कर रहे हैं उस पर जो हमें रेवेन्यू मिल रहा है वो हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। इसमें सिर्फ आगे के वर्ड में डिफरेंस होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब होता है जो गुड्स से हमें मिले, और जो कैपिटल होता है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सोर्सेज दैट आर नॉट इन रेवेन्यू नेचर। जैसे कैपिटल रिसिप्ट आर द रिसिप्ट विच आर नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ओनर रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। यहाँ पे दिखा आपको रिसीट हुआ किससे, फिक्स एसेट से। फिक्स एसेट ऐसी एसेट होती हैं जो आप जल्दी बेचते नहीं हो, आपका कभी कभार होता है कि आपने उसे बेचा, ठीक है, या तो आप उस चीज़ को खाली करके जा रहे हो, आप उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो, तब आपने बेच दिया, तो वो आपके लिए क्या होगा, कैपिटल रिसीट होगा, ठीक है। तो वो आपके लिए कैपिटल मतलब पैसे ज़्यादा अमाउंट में आए हैं, ठीक है। सच एज मशीनरी आपने बेची, तो मशीनरी जब बेचोगे तो लार्ज अमाउंट में आपको कुछ मिलेगा। तो डेली तो बेचेंगे नहीं, हाँ डेली हम वो चीज़ बेचेंगे ही नहीं। हाँ, मोर देन 1 ईयर्स में जो बेचा जाता है या ख़रीदा जाता है वो हमारा फिक्स एसेट होता है। फिक्स एसेट को जब भी हम परचेज या सेल करते हैं तो वो हमारा कैपिटल नेचर का ही होगा। क्लियर हुआ? फिक्स एसेट को जब भी परचेज या सेल करेंगे तो वो कैपिटल नेचर का ही होता है। अभी यहाँ पे तो रिसीट है, आगे एक्सपेंडिचर भी आता है, इसीलिए मैं दोनों चीज़ें बता के चल रही हूँ। जब भी आपका जो कैपिटल नेचर होता है वो हमेशा फिक्स्ड एसेट पे ही होता है, और ये जो होता है हमारा ये रिकरिंग होता है, मतलब बार बार ये चीज़ें होंगी, गुड्स आएंगे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दे नेदर इंक्रीज लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट। ना ही आपकी लायबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं और ना ही एसेट को रिड्यूस करते हैं। दस आर शोन इन द बैलेंस शीट। कैपिटल रिसीट को हमेशा ही कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। क्लियर? ना ये हमारी लायबिलिटी को बढ़ाते हैं और ना हमारी एसेट को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, तो इसी वजह से हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता क्या है, जो भी अमाउंट हमने स्पेंड किया होता है ना, मतलब खर्च किया होता है। एक्सपेंडिचर वो होता है जब भी कोई भी अमाउंट हम खर्च करते हैं या तो लायबिलिटी इंकर्ड करते हैं। लायबिलिटी इंकर्ड करने का मतलब क्या है, हम उधार में चीज़ लेके आ गए। अगर हम मतलब हमने बिना पैसों के चीज़ ला दी तो हमें पैसे पे तो करने पड़ेंगे ना, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई। या तो हम अमाउंट स्पेंड करें उस चीज़ के लिए, या तो हम लायबिलिटी इंकर्ड करें। दोनों में ही हम कुछ परचेज कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो। यहाँ पे देखो, गुड्स और टेकिंग सर्विसेज, परचेज हमने किया है। परचेज करने के लिए या तो सामान को या तो सर्विसेज को लेने के लिए हमने कुछ खर्चा किया है, और खर्चा या तो पैसों में कर लो या तो अपने ऊपर लोन ले लो, मतलब लायबिलिटी को इंक्रीज़ कर लो। तो वो दोनों ही क्या होते हैं, हमारे एक्सपेंडिचर। हम खर्चा कर रहे हैं तो उसे हम एक्सपेंडिचर के नाम पे रखेंगे, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर हमारा दो तरीके का होता है। पहला है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल मैंने बताया था जब भी हम ऐसे चीज़ों को परचेज़ करें, मतलब जो हमारी फिक्स्ड हो, उन चीज़ों को हम परचेज़ करते हैं तो वो कैपिटल नेचर की होती है। जो हम नॉर्मल चीज़ों को परचेज़ करते हैं तो वो हमारी रेवेन्यू नेचर का होगा। यहाँ देखो, अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इंकर्ड, या तो अमाउंट हमने स्पेंड किया या तो हमने लायबिलिटी को इंकर्ड किया है फॉर परचेजिंग एसेट्स। एसेट को परचेज करने के लिए किया है तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब ऐसे ही यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। चलो पूरा ही पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इंकर्ड
to purchase fixed asset or improving the existing fixed asset which will increase the earning capacity of the business. हाँ, एक और चीज़ इसमें बोली गई है, इसमें एक और चीज़ क्या बोली गई है, हमेशा फिक्स एसेट वही एसेट नहीं होगी कि कैपिटल हो वो नेचर में। दूसरी चीज़ इसने ये भी बोली है कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ आप अपने उस सामान में ऐड कर रहे हो जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को और बढ़ा देती है। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, एक ना हॉल था जहाँ पे एक पिक्चर मतलब देखते हैं, पिक्चर देखने वाले जो हॉल होते हैं ना, सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल था, उसमें ना कम से कम 100 सीट थी, ठीक है, 100 सीट पहले से ही थी। तो उसने क्या किया, साइड साइड में ना कुछ लोगों की मतलब बहुत सारी जगह खाली थी। तो जो उस सिनेमा हॉल का मालिक था उसने क्या सोचा, अगर मैं यहाँ पे भी सीट्स लगवा दूँगा तो वो क्या हो जाएंगी, सीट्स की कैपेसिटी और बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जो सीट की कैपेसिटी बढ़ेगी तो और भी लोग उस एक ही सिनेमा हॉल में आ जाएंगे। अगर जहाँ 500 लोग बैठते थे वहाँ कितने लोग बैठेंगे, 700 लोग बैठेंगे। तो जो 700 लोगों की कैपेसिटी हुई ना, वो क्या हो गई, कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई। जब कोई भी एसेट, कोई भी ऐसी चीज़ जो कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर दे बिजनेस में, सिनेमा हॉल तो एक बिजनेस ही है ना, वहाँ पे हज़ारों लोग पूरे दिन में जाते हैं, वहाँ कुछ मतलब मूवीज़ देखते हैं, जो भी खर्चे होते हैं वो करते हैं, फिर आते हैं। अगर वहाँ पे 500 लोगों की सीट थी तो उसमें 600-700 लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो उसका ओनर है उसको 700 लोगों का पैसा मिल रहा है, 500 की जगह 700 का मिल रहा है, तो उसके पैसे बढ़े कि नहीं बढ़े, तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। इसलिए इसने बोला है कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए जिससे अर्निंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाए तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ही माना जाएगा। क्लियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी इज़ परचेज फॉर 5 लाख टू मैन्युफैक्चर गुड्स, 5 लाख इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप यहाँ देखोगे, परचेज़ करिए हमने 5 लाख के मशीनरी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो हमने कब क्यों खरीदी, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने, गुड्स को बनाने के लिए। अब गुड्स बनेंगे, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरा, हमारा जो 5 लाख का मशीनरी है, मशीनरी इज़ ऑल्सो फिक्स्ड एसेट, दैट्स वाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। परचेज ऑफ फर्नीचर, कंप्यूटर एक्सेट्रा आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। चाहे हम फर्नीचर को परचेज करें, चाहे हम कंप्यूटर को परचेज करें, बोथ आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बात समझ में आई, फिक्स एसेट जो भी होंगी वो सारी हमारी होंगी कैपिटल नेचर की, ठीक है। ऐसी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन एज द साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ना हमारा, वो हमेशा कहाँ शो होता है, एसेट साइड, बैलेंस शीट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कोई चीज़ आपने परचेज करी है, अब जब भी परचेज करोगे तो आपका एसेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब एसेट बढ़ेगा तो एसेट साइड ही शो करोगे ना, तो इसीलिए हम बैलेंस शीट की एसेट साइड शो करते हैं कि हमारे पास फर्नीचर आ चुका है, हमारे पास कंप्यूटर आ चुका है, हमारे पास मशीनरी आ चुकी है। तो जो भी चीज़ होती है, जो एसेट्स होते हैं हमारे फिक्स में, वो सारे के सारे कहाँ आते हैं, हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड आते हैं। हाँ, अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने बताया था, जैसे हमने गुड्स खरीद लिया, सर्विसेज दे दी, तो उनसे अर्न हुआ पैसा जो होता है वो हमारा रेवेन्यू होता है। क्लियर। मैंने अगर मेरी नॉर्मल शॉप है तो मैं डेली उसमें क्या कर रही हूँ, डेली अगर मैं एक कुरकुरा भी बेच रही हूँ, डेली मतलब कुरकुरे बेच रही हूँ, बिस्किट्स बेच रही हूँ, एक नॉर्मल शॉप में तो यही सब चीज़ें बेची जाती हैं, तो वो मेरी गुड्स हैं। मैं डेली उन चीज़ों में क्या कर रही हूँ, डील कर रही हूँ। वो रोज़ आते हैं, शाम तक बिक जाते हैं, तो मैं उनको ख़रीदने के लिए एक ऐसा अमाउंट पे कर रही हूँ जो बहुत नॉमिनल है, छोटा है, तो वो क्या है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो आ रहे हैं फिर चले जाते हैं, आ रहे हैं फिर चले जाते हैं, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। क्लियर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गुड्स कॉस्टिंग इतना, सोल्ड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब हमने गुड्स खरीदा इतने का और उसे बेच दिया, बस ख़त्म बात, तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, वो ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है, जो 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए आपको मतलब अगर वो खर्च होता है तो वो बेनिफिट कब तक देता है, 1 साल से ज़्यादा तक के लिए बेनिफिट देता है, ठीक है। जैसे कि आपका क्या है, एडवर्टीज़मेंट, जो लार्ज एडवर्टीज़मेंट होती है, अगर आप अभी करवाओगे ना उसे,
तो वो चलती रहेगी, हर बार वो आप टीवी पे देखोगे। आप ऐड जो देखते हो वो कब की चली आ रही हैं, आप देख, पता है आपको, बहुत टाइम से चली आ रही हैं। मतलब वो जब जब इंसान देखेगा तब तब उस चीज़ का ख्याल उसे ज़रूर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कि हाँ यार इस कंपनी की चीज़ बहुत अच्छी होती है। ऐड जब तक आता रहेगा हमारे माइंड में वो क्लिक करता रहेगा। जैसे है फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली अब हो गया है ग्लो एंड लवली। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, फेयर एंड लवली पहले लोगों को बहुत याद था, फेयर एंड लवली है, फेयर एंड लवली है, लेकिन इतना ज़्यादा ऐड आया ग्लो एंड लवली का कि फेयर एंड लवली अब नए उस पैक में आ गया ग्लो एंड लवली। अब लोगों को ये भी तक याद है कि ग्लो एंड लवली कहते हैं उसे, समझ में आया। तो एडवर्टीज़मेंट का मतलब ही यही है कि जो भी आपका रिलेटेड है, मतलब बिज़नेस से रिलेटेड जो भी चीज़ है, वो एडवर्टीज़मेंट के तौर पे इतना ज़्यादा दिखाया जाता है कि वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगा, रेवेन्यू जनरेट करके देगा ना, वो 1 साल से बहुत ज़्यादा टाइम के लिए देगा। तो मोर देन 1 ईयर में जो भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो वो एक तरीके से होता तो डेफर्ड है ना, वो लॉन्ग टर्म, मतलब ना वो रेवेन्यू में होता है ना वो कैपिटल में होता है, लेकिन वो होता है डेफिनेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका आप बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तक भी ले सकते हो। क्लियर। तो ये होता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा आता है हमारा एक्सपेंस। एक्सपेंस होता क्या है, अमाउंट स्पेंट और इंकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। जब भी हम रेवेन्यू को कमाने के लिए कोई खर्चा करते हैं छोटा मोटा, तो उन्हें हम एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, एक्सपेंस हमारे सारे ही खर्चे होते हैं, जो भी हम खर्चे कर रहे हैं, सारे जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो खर्चे होते हैं, चाहे हम किसी भी तरीके से करें। कैश पेमेंट सच एज सैलरी, सैलरी को पेमेंट कर रहे हो, वेजेस पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, डेप्रीशिएशन दे रहे हो, फिक्स एसेट पे, फिक्स एसेट पे डेप्रीशिएशन दे रहे हो, वो भी आपका एक्सपेंस कहलाएगा। फिक्स एसेट पे डेप्रीशिएशन दे रहे हो तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक है। अमाउंट रिटर्न ऑफ बाय करंट, जैसे बैड डेट। बैड डेट हमारा क्या होता है, पैसे डूब गए, जो पैसे हमारे डूब गए वो क्या है, हमारे एक्सपेंस ही तो हैं, एक्सपेंस। इसीलिए हमारा रिटर्न ऑफ करने के लिए हमें एक्सपेंस लेना होता है उसे, और ये हमेशा P&L की डेबिट साइड शो होता है। ठीक है, या तो माइनस करो डेटर में से, या तो एक्सपेंस की डेबिट साइड शो कर दो। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारे लिए डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जब भी एसेट की वैल्यू में कमी आती है किसी वजह से, तो वो भी हमारा एक्सपेंस होता है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी हमारा सेल्स कर देंगे तो भी एक्सपेंस। ठीक है, हाँ, वो जितना भी उसमें सोल्डिंग टाइम पे मतलब खर्चा होता है उसे भी हम एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस में भी 2 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, पहला होता है प्रीपेड और दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड मतलब होता है पहले ही हमने पे कर दिया उसे। प्री मतलब पहले और पे मतलब पेड, मतलब वो पहले ही हम पे कर चुके हैं। जो हम पहले ही पे कर चुके हैं वो तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो गया ना, फिर तो कि हमें आगे नहीं देना है। एक्सपेंसेस पेड इन करंट ईयर बट रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब अभी आपने पे कर दिया लेकिन वो रिलेट किससे कर रहा है, आगे आने वाले ईयर से रिलेट कर रहा है, लेकिन हमने पहले ही वो चीज़ पे कर दी है, तो वो हमारे लिए क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। हम अगर कोई चीज़ खरीदे, कोई गुड्स वगैरह, तो उसका पैसे हम पहले पे कर देंगे तो उसे प्रीपेड एक्सपेंस। यस, पहले ही हमने जो पे कर दिया है तो वो हमारे लिए प्रीपेड हो जाता है। ठीक है, लेकिन होना चाहिए एक्सपेंस ना, तभी वो एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंस, हमने खर्चा किया अगर, तो हमने पहले ही उसको पेमेंट कर दी। हम वो चीज़ खरीदने वाले हैं बाद में, लेकिन लेने वाले हाँ पहले ही पेमेंट कर दी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब इनकर हो चुका है लेकिन अभी तक पे नहीं किया, नॉट पेड। इनकर्ड बट नॉट पेड। इनकर्ड मतलब निकल चुका है, वो हो चुका है। जैसे अगर मुझे रेंट पे करना है तो इस महीने का रेंट मुझे पे करना चाहिए था अभी, लेकिन मैंने नहीं किया, अब मैं आगे आने वाले महीने में करूँगी, मैंने किया नहीं है, तो इस वजह से वो क्या है, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग हमारे लिए हमेशा क्या होता है, इट इज़ लाइबिलिटी फॉर अस, इट इज़ लाइबिलिटी फॉर अस। अगर आपने कोई पैसे नहीं पे किए हैं तो आपके लिए क्या है, एक भार बना रहेगा ना, वी हैव टू पे, वी हैव टू पे, मतलब हमें करना है पे। तो ये चीज़ क्या है, हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। इसका एग्जांपल भी है, अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा। फॉर एग्जांपल रेंट है 10,000 का, मार्च 2023 का है, मार्च का है, येट नॉट पेड। मार्च महीने का रेंट हमने पे नहीं किया, इट मीन्स जो हमने अभी तक पे नहीं किया है। ठीक है, इट मीन्स एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 हैज़ बीन इनकर्ड, मतलब 10,000 का जो एक्सपेंस था वो हो चुका है,
वो एक्सपेंस मेरा इनकर हो चुका है, निकल चुका है, मतलब बट येट नॉट बीन पेड, मतलब ये अभी भी वो पे हुआ नहीं है, हमें पे करना है, ठीक है। लाइबिलिटी इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द अमाउंट 10,000। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई ना, मैंने क्या बोला आपको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। तो हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई कि हमें कितना पे करना है, 10,000 रुपये। तो इसी वजह से 10,000 क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, वो भी रेंट के नाम पे। क्लियर। और ये इट इज़ ट्रांसफर टू द पीएनएल अकाउंट में शो होता है, ठीक है। और ये किस में होगा, करंट लाइबिलिटी में, प्रॉफिट एंड लॉस में। पीएनएल अकाउंट होता है एक, उसमें हमारा आता है, और करंट लाइबिलिटी में आता है किस में, बैलेंस शीट में। क्लियर। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू तो मैंने जैसे रिसिप्ट होता है ना, वैसे ही रेवेन्यू होता है। ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, जितना भी आपके पास पैसे आए हैं, रिसीव हुआ है या तो होने वाला है, जितनी भी चीज़ें कैश में आपको रिसीव हुई हैं या तो रिसीव होने वाली हैं। एबल का मतलब ही होता है योग्य, एबल मतलब योग्य, मिलने योग्य हैं, मिलने योग्य हैं, या तो रिसीव हो चुकी है या तो रिसीव होगी, ठीक है, दोनों ही आपको कैश में होगी। रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उसमें या तो आपको मिलने वाला है या तो आपको मिल चुका है, दोनों ही क्या चीज़ होंगी, रेवेन्यू। क्या है, रेवेन्यू, ठीक है। आपने कुछ जैसे रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो, रेवेन्यू एक ग्रॉस इनफ्लो होता है जो आपके कैश के रूप में आता है, या तो वो आपको मिलने वाला होता है या आप वो निकल चुका है, मतलब अराइज हो चुका है। जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो एंटरप्राइज में, जो भी एक्टिविटीज़ आप डे टू डे लाइफ में कर रहे हो अपने एंटरप्राइज में, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस में जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उससे जो पैसे आपको मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं, दोनों ही चीज़ क्या हो जाएंगी, रेवेन्यू हो जाएंगी। क्लियर हुआ, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट क्या है आपके लिए, रेवेन्यू है। डिविडेंड होता है जब हम कोई शेयर होता है ना, शेयर, जब हम इक्विटी शेयर्स लेते हैं तो उस पर हमें कुछ मतलब कुछ पैसे मिलते हैं, तो वो डिविडेंड के रूप में, एडवांस नहीं, डिविडेंड के रूप में हमें शेयर्स पे कुछ मिलता है, वो होता है डिविडेंड। डिविडेंड हमारे लिए भी रेवेन्यू होता है। क्लियर। ये जो डिविडेंड का है ना कॉन्सेप्ट, आगे क्लियर कर दूंगी, अभी नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इनकम। इनकम क्या होता है बताओ। अब आपको मैंने रेवेन्यू बता दिया, मैंने एक्सपेंसेस बता दिए, तो इनकम क्या होता है। इनकम हमारा वो होता है जब, देखो, जब हमारा मिलना और हमारा खर्चा दोनों में डिफरेंस आ जाता है। अगर वो इनकम की साइड मतलब मिलने वाला पार्ट ज़्यादा है, मतलब जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ आपको कि आपने क्या किया, आपको मिला कितना, 21,000 रुपीज़ मिले, यहाँ पे है 21,000 आपका रेवेन्यू है, मतलब आपको मिल रहा है। आप अगर कुछ बेच रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आपको 21,000 मिल रहा है, ठीक है। आप जो आपको अदर इनकम का मतलब है कहीं और से भी कुछ पैसे वैसे मिल रहे हैं, तो वो है 2,000, ठीक है। और आप खर्चा कितना कर रहे हो, इन चीज़ों को कमाने के लिए कुछ खर्चा भी तो करोगे ही करोगे, तो वो खर्चा कितना है, 15,000 का है। जब आप देखोगे रेवेन्यू और रेवेन्यू को प्लस करोगे, आप रेवेन्यू और रेवेन्यू जितना आपको मिल रहा है उन दोनों को प्लस कर लो, और जितना आप खर्चा कर रहे हो उसको माइनस कर दो। एक तरफ आपको मिल रहा है, अगर आपको 20,000 रुपये मिले, सपोज़ आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं जिसमें से आप सिर्फ 10,000 रुपये खर्चा कर रहे हो, तो आपके पास बच कितने रहे हैं, 10,000 बच रहे हैं, तो वो 10,000 जो है ना वो आपकी इनकम होगी। क्लियर हुआ। लेकिन अगर यही चीज़ मैं बोलूँ तो कि आप अगर 20,000 रुपये आपको मिल रहे हैं लेकिन आपके खर्च कितने हो जा रहे हैं उस 20,000 को कमाने में, 30,000 रुपये खर्च हो जा रहे हैं, मतलब रेवेन्यू आपका 20,000 है और एक्सपेंस आपके 30,000 है, तो बताओ कितना आप इनकम कमा रहे हो। इनकम हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है। लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप 20,000 कमाने के लिए 30,000 रुपये खर्च कर रहे हो, तो लॉस हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपको यहाँ पे इसीलिए बोला गया है कि जो हमारा इनकम है वो डिफरेंस होता है किसका, रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। जब रेवेन्यू ज़्यादा होता है एक्सपेंसेस से, रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। क्लियर हुआ, आई थिंक समझ में और लर्न दोनों हो गया होगा, ठीक है। दूसरा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट एक ऐसा होता है जब, देखो, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू बिजनेस। देखो अब आता है प्रॉफिट की बारी। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो भी बिज़नेस से रिलेटेड हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। वो कैसे करते हैं, देखो आप एक बात बताओ मुझे, एक लाइट से एग्जांपल लेती हूँ मैं, बिल्कुल नॉर्मल सा। आप अगर आपकी अगर खुद की शॉप होती
तो आप अगर 50 रुपये का कोई सामान खरीद के लेके आते तो वो कितने में बेचते? 60 में बेचते, 70 में बेचते, या तो उसमें जितना प्राइस लिखा होता उतने में बेचते। सपोज़ आप 50 रुपये का वो सामान लेके आए, क्योंकि आपकी खुद की शॉप है, आप 50 रुपये का सामान लेके आए और आपने उस पर रेट लिखा हुआ था 70 रुपीज़, तो 50 रुपये के सामान को आपने कितने में बेचा? 70 में बेचा। सेलिंग प्राइस आपका कितना था? 70 रुपये था। और कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट मतलब जो आप लेके आ रहे हो वो कितना था? 50 रुपीज़। तो उसका जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा? 20। तो वो जो 20 आया ना, वो आपका प्रॉफिट है। क्लियर हुआ? एक सिंपल सरल भाषा में, जब हम सेल प्राइस को माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस से, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज योर प्रॉफिट। खत्म? ये चीज़ प्रॉफिट है। प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट होता है और नेट प्रॉफिट होता है। जो ग्रॉस होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में निकलता है, मतलब जब रेवेन्यू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये चीज़ आगे आपको मैं बताऊंगी। ये होता है ट्रेडिंग में, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग में आते हैं, और जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है ये हमारा P&L में आता है। ठीक है, टोटल एक्सपेंस। हाँ, टोटल एक्सपेंसेस नहीं, नेट प्रॉफिट P&L में आता है और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग में आता है। देखो, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस से, जब रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस से, तब वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। जब यहाँ पे रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू ज़्यादा हो जाता है टोटल एक्सपेंस से, तब यहाँ पे होता है नेट। ठीक है, यहाँ ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये P&L में आता है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग में सारी ही चीज़ें डायरेक्ट आती हैं। ठीक है, तो इस वजह से ट्रेडिंग में डायरेक्ट के थ्रू क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और जो P&L होता है, P&L में सारी चीज़ें इनडायरेक्ट आती हैं, तो इसी वजह से नेट प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर? तो आज बस इतना ही, अब ये सारी चीज़ें कल पढ़ेंगे। ठीक है।